डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ लेसन आपका चल रहा है और वीडियो संख्या भी आज 5th ही है और ये 4th सेमेस्टर हिस्ट्री का आपका चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन के उदय के कारण पढ़े, परिस्थितियां पढ़ी, फिर हम पढ़ रहे थे असहयोग आंदोलन की प्रगति और कार्यक्रम। उस प्रगति और कार्यक्रम में हम 2 बिंदु पूरे कर चुके थे। तीसरा बिंदु जो था हमारा, उसमें उसके 2 सब पॉइंट थे, वो भी हम पूरे कर चुके थे। तो उसका सब पॉइंट 3 है शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। राष्ट्रीय जो संस्थाएं थी, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। सरकारी एवं अर्ध सरकारी, सरकारी भी और अर्ध सरकारी भी, सबका बहिष्कार किया गया। हजारों छात्रों ने ये काम किया, हड़तालें की छात्रों ने भी। शिक्षकों ने भी आंदोलन में भाग लिया। छात्रों का आंदोलन कलकत्ता, लाहौर, बंबई आदि नगरों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। नगरों में ज्यादा प्रभावशाली रहा यह आंदोलन। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक अनुमान है कि ऐसा 90,000 छात्रों ने भाग लिया, बहिष्कार किया। बंगाल फर्स्ट प्लेस पे था, प्रथम स्थान जो है बंगाल ने पाया इस मामले में, और पंजाब जो है सेकंड रहा इस मुहिम में। देश के नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी की। ताकि जो छात्र पढ़ाई छोड़कर आए हैं वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, ऐसा ना हो कि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। इनमें प्रमुख जो संस्थान, आज भी आपको बहुत सारे संस्थान मिलते हैं। जामिया मिलिया अलीगढ़, बिहार विद्यापीठ जो आज पटना यूनिवर्सिटी हो गई होगी मेरे ख्याल से, बाकी तो देखना पड़ेगा। बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ महाराष्ट्र में, पुणे में थी स्थापित तिलक वाली। उसके बाद हम बात करते हैं तो काशी विद्यापीठ का नाम प्रमुखता लिया जाता है। कलकत्ता में, वेरी इंपॉर्टेंट 2 अंक में, कलकत्ता में नेशनल कॉलेज बनाया गया, राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की गई। और इसके प्राचार्य जो थे, प्रिंसिपल जो थे, वो थे सुभाष बोस। 2 अंक में कई बार आ जाता है। बिहार और उड़ीसा में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो संस्थान खोले गए 442, वो बिहार और उड़ीसा में खोले गए। उसके बाद बंगाल में इनकी संख्या 150, बंबई में 189, कुल मिलाकर लगभग 800 शिक्षण संस्थान खोले। इस प्रकार प्रारंभ आंदोलन के इस कार्यक्रम में भारी सफलता जो है प्राप्त हुई, परंतु धीरे धीरे सरकार के दबाव और लालच, सरकारी नौकरी का लालच था, वापस जो है उन्हीं सरकारी स्कूलों में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि सरकारी नौकरी उसी को मिलेगी जो इनके संस्थानों में पढ़ेगा। तो ये सरकारी नौकरी का लालच देशभक्ति के ऊपर कुछ समय के लिए भारी पड़ा। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार तथा खादी का प्रयोग। खादी का प्रयोग, देखो, एक बहिष्कार किया जा रहा है, दूसरा उसका अल्टरनेट भी दिया जा रहा है। खादी का प्रयोग, यहाँ राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं, ठीक है, तो पंचायतों की स्थापना थी। तो अल्टरनेट मतलब कुछ ना कुछ सकारात्मक काम भी किया जा रहा है। तो युवा स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था।
स्वयंसेवक होता है जो अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ देश समाज के लिए काम करने वाला। घर घर जाकर इन लोगों ने घर घर जाकर प्रेरणा दी कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें। विदेशी वस्त्रों को एकत्र किया जाता, एकत्र करके इकट्ठा करके होली जलाई जाती। गांधी जी ट्रेन से सारे देश में घूम रहे थे, दौरा कर रहे थे। जिस भी स्टेशन पर पहुंचते वहीं होली जलाते नजर आते लोग। पुरुषों, स्त्रियों, छात्रों सब ने मिलकर विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरने दिए। इन सभी गतिविधियों के कारण जो आयात था 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गया। इसके साथ साथ अपील की गई खादी के प्रयोग की। चरखा कातने पर बल दिया गया। इससे स्वदेशी या आत्मनिर्भरता को जो है बल मिलता है, ये हमारा खुद का प्रोडक्ट हो जाता है। उसके बाद आता धन संग्रहण तथा सदस्यता। विजयवाड़ा में एक सम्मेलन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो 3 बातों पर बल दिया जाता है। पहला होता है धन संग्रह, दूसरा होता है सदस्यों की संख्या बढ़ाना और तीसरा होता है चरखा वितरण। चरखे बांटे जाए, ये थर्ड होता है। चरखे बांटेंगे, खादी का प्रयोग होगा। तो तिलक फंड की स्थापना की जाती है, तिलक के नाम से। केवल बंबई नगर से ही, बंबई से ही 37.5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं और 1921 के अंत तक 130 लाख रुपए कुल मिलाकर इस फंड में इकट्ठे हो जाते हैं। आंदोलन चलाने के लिए इस राशि की बहुत आवश्यकता थी। साथ ही कांग्रेस की सदस्यता बढ़ाने का अभियान भी चलाया गया। 1 करोड़ नए सदस्यों का लक्ष्य रखा गया। इसमें भी काफी सफलता मिलती है। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, टंडन, लाल बहादुर शास्त्री जी, गोविंद वल्लभ पंत, ऐसे बड़े जो है पंत के प्रयासों से संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के बड़ी संख्या में सदस्य बनाए गए। संयुक्त प्रांत में तो ये तीनों काम यहाँ पर चलते हैं, धन संग्रहण का सदस्यता। फिर आता है हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदुओं तथा मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन के समय खिलाफत तथा स्वराज्य प्राप्ति को लेकर हिंदुओं ने खिलाफत का समर्थन किया और मुसलमानों ने स्वराज्य प्राप्ति का जो कांग्रेस का लक्ष्य था, भारत का जो लक्ष्य था, उसका समर्थन कर जो है कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना था। खिलाफत के तहत मुसलमानों के लिए फतवा जारी किया गया कि वे जिहाद छेड़ दें, अन्यथा हिजरत देशांतरण कर चले जाएं। इस पर अनेक मुसलमान विशेषकर सिंध से अफगानिस्तान हिजरत कर गए, परंतु वहां की सरकार के विरोध के कारण उन्हें वापस आना पड़ा तथा इससे उनको बहुत मुसीबतें उठानी पड़ी। फतवा जारी किया गया, इसको आप समझ लेना। 8 जुलाई 1921 को कराची में खिलाफत की कॉन्फ्रेंस होती है, एक सम्मेलन होता है। इसमें अली बंधुओं ने जो पहले विश्व युद्ध में समर्थन कर रहे थे, अली बंधुओं ने अब क्या कहा कि अंग्रेजी सेना में
भर्ती होना या उस सेना में बने रहना धार्मिक अपराध है एक। इस कारण से इन बंधुओं को, 2 भाई थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सभी बड़े नेताओं ने उनके भाषण की बात को दोहराया। जहां भी सभा होती कहते कि भाई उन्होंने कहा है कि धार्मिक अपराध है। तो अली बंधुओं ने जो भी कहा वह ठीक है। तो सभी नागरिकों तथा रक्षा सेवाओं के सदस्यों को दमनकारी नीति से संबंध तोड़ने को गांधी जी ने कहा। कांग्रेस कार्य समिति ने भी इस प्रस्ताव के रूप में पास किया। इस प्रकार सरकार कुछ नहीं कर सकी। हिंदू मुस्लिम की जय का बोलबाला था। चुनाव का बहिष्कार किया गया। नवंबर 1920 में इलेक्शन होने थे, क्योंकि 1919 का अधिनियम जो आया था, उस अधिनियम के तहत सारे देश में नई परिषदों के चुनाव होने थे। के तहत नई परिषदों के चुनाव होने थे। कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में चुनाव का बहिष्कार का कार्यक्रम भी अपनाया था। शुरुआत में कई नेताओं ने विरोध भी किया कि ये ठीक नहीं है। फिर भी चुनाव का बहिष्कार काफी हद तक सफल रहा। बंबई में मात्र 8% लोगों ने, मात्र 8% लोग मतदान करने गए, मतदान में भाग लिया। लाहौर में ये केवल 5% ही रहा। यद्यपि उदारवादियों के शोर के कारण चुनाव में कोई बाधा नहीं आई। छह 637 सीटों में से मात्र 6 सीटों पर ही कोई उम्मीदवार नहीं था। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया जाता है और फिर सरकार की दमनकारी नीति चलती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है ये प्रिंस ऑफ वेल्स? जब ऐसे आंदोलन सारे देश में चल रहा था तो उसी समय 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत दौरे पर आते हैं। भारत सरकार चाहती थी कि सभी भारतीय उनका स्वागत करें, परंतु जब वो बंबई पहुंचे तो आम हड़ताल से लोगों ने उनका स्वागत किया। आम हड़तालें की गई। गांधी जी स्वयं मुंबई में मौजूद थे तथा उन्होंने उसी दिन एल्फिंस्टन मिल के अहाते में विशाल जनसभा को संबोधित किया। कहाँ थे वो? एल्फिंस्टन मिल में जनसभा को, विशाल सभा को संबोधित किया उन्होंने। आंदोलन का नेतृत्व करना जरूरी है अगर उसको सफल बनाना है तो। विदेशी होली भी जलाई उन्होंने, विदेशी वस्तुओं की। तो दोनों तरफ के जो स्वागत कर रहे थे और जो विरोध कर रहे थे, झगड़ा हो गया उन दोनों प्रकार के लोगों में। तो झगड़ा होने से दंगा फसाद बढ़ गया। पारसी, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर हमले किए गए। 3 दिन तक अफरा तफरी रही मुंबई में। गोलीबारी की गई पुलिस द्वारा। 59 लोग मारे गए, बड़ी संख्या थी 59। गांधी जी को गहरा आघात लगा। तीन दिन का उपवास रखा
और कहा कि स्वराज की गंध से नथुने फटने लगे हैं। नथुने फटने लगे, नथुने समझते हो ना, जो नाक होती है, मतलब उसमें खून निकलने लगा है, स्वराज की गंध आने लगी है। परंतु फिर भी वेल्स का देश के सभी स्थानों पर बहिष्कार जारी रहा। सरकार ने कांग्रेस और अन्य जो इस प्रकार के संगठन थे उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया। राजद्रोह सभा अधिनियम पास कर नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। सभाओं पर प्रतिबंध, गांधी जी को छोड़कर प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जेलों में डाल दिया गया। 60,000 लोगों को जेलों में डाला गया। पुलिस ने दमन का सहारा भी लिया, लोगों पर लाठियां बरसाई। प्रेस पर प्रतिबंध, कांग्रेस तथा खिलाफत कमेटी के दफ्तरों पर भी रात को पुलिस के छापे आम बात हो गई। तो ये इस तरह से अत्याचार दमनकारी नीति अपनाती है। फिर अहमदाबाद अधिवेशन होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बातचीत चलती है। साल भर बीत जाने के बाद कांग्रेस के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की ओर से गांधी जी पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए दबाव बनता है। दबाव गांधी जी पर 1 वर्ष बीत गया था। कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता नेता सब दबाव डालते हैं। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है अहमदाबाद में होता है। दिसंबर 1921 नोट कर लें। तो गांधी जी को अधिकार दिया गया कि वे निर्णय लेंगे कि क्या किया जाए। इसी बीच जनवरी 1922 में सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया, जिसमें सरकार से दमनकारी नीति त्यागने का सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस होती है। सरकार से कहा जाता है कि दमनकारी जो नीति है वो त्याग दे सरकार। गांधी जी ने स्वयं पत्र वायसराय को लिखा। प्रतिबंध हटाने और कैदियों को रिहा करने की मांग की। असर नहीं हुआ जब तो मजबूरन गांधी जी को घोषणा पड़ी कि बारदोली से, गुजरात के बारदोली से जो है अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। सारे देश में अनुशासन बरता जाएगा। परंतु आंदोलन शुरू करने से पहले ही एक चोरा चोरी की घटना घट जाती है, जिसमें बड़ी हिंसा हो जाती है और गांधी जी आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ये एक बड़ा वो था। इसके साथ ही कुछ देश में, समाज में उस समय सहयोगी आंदोलन चल रहे थे। कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे, विभिन्न भागों में चल रहे थे, कई प्रकार के आंदोलन थे। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन की शुरुआत होती है यहाँ पर। असम में चाय बागान, असम में चाय बागान के जो मजदूर थे वो आंदोलन करते हैं। इसी तरह से असम बंगाल रेलवे में कर्मचारी करते हैं। दिख रहा होगा आपको, नहीं तो सुन तो रहा ही है। कर्मचारियों ने हड़ताल की। राजस्थान में किसानों तथा जनजाति आंदोलन शुरू हो गए। राजस्थान में जनजाति ये वह और किसान आंदोलन शुरू हो गए। आंध्र प्रदेश में वन कानूनों के विरोध में प्रदर्शन और शुरू होता है, आंदोलन शुरू होता है। पंजाब में गुरुद्वारों के महंतों का मामला होता है। महंतों के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ।
गुरुद्वारा सुधार आंदोलन जिसको बोलते हैं। त्रावणकोर राज्य में मुस्लिम भूमिहीन कृषकों ने हिंदू जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यद्यपि यह सांप्रदाय का रूप धारण कर गया और काफी लोगों को जबरदस्ती मुसलमान भी बनाया गया। कुल मिलाकर कई आंदोलन इस दौरान चलते हैं देश में, और इनमें कुछ आंदोलनों ने असहयोग आंदोलन से भी प्रेरणा प्राप्त की। तो ये हमने पढ़ लिया है इस विषय को।